दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोस्टल प्लेन तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये हम लोगों का क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। ये कोस्टल एरिया है और इसी कोस्टल एरिया के सहारे ही क्या है, कोस्टल प्लेन का विकास हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताया भी था, एक बार हल्का सा नज़र डाल लीजिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो हम लोगों का कोस्टल एरिया है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, जो समुद्री सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि क्या है, अंडमान निकोबार है और इधर क्या है, लक्षद्वीप है। अगर इनको मिला दिया जाए तो द्वीप सहित हम लोगों की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो हम लोगों का कोस्टल एरिया है, यहाँ पे कुछ राज्य भी हैं। तो कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी है, तो कितने ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्र से लगी हुई है। सर्वाधिक किसकी लगी है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कौन सा स्टेट है, गुजरात। तो गुजरात की सर्वाधिक सीमा क्या है, समुद्र से लगी हुई है। और सबसे कम यहाँ पे गोवा है। तो सबसे कम किसकी लगी है, गोवा की। अगर वहीं आप लोग पूर्वी तट की बात करेंगे कि पूर्वी तट में सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगी है, तो आंध्र प्रदेश की लगी है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और जान लीजिए कि हम लोगों के कितने जिले हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी है, तो 66 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्र से लगी है। इसके अलावा 4 और जिले हैं, 3 अंडमान निकोबार के और 1 लक्षद्वीप के, जिसकी सीमा क्या है, समुद्र से लगी हुई है। तो अगर कुल मिला के पूछा जाएगा तो 70 जिले हो जाएंगे। अगर द्वीप को हटा दिया जाए तो कितने जिले हैं, 66 जिले हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्र से लगी हुई है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसी जो प्रायद्वीपीय भारत का कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया पे कुछ बड़े बंदरगाह हैं और कुछ छोटे बंदरगाह हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो बड़े बंदरगाह, बड़े पोर्ट हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं और जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितने 13 बड़े बंदरगाह हैं और 187 क्या है, छोटे बंदरगाह हैं। ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी इसके बारे में। हम लोगों को आज जो मूल टॉपिक पर बात करना है वो क्या है, कोस्टल प्लेन के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो किनारे वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है और इधर क्या है, अरेबियन सी, और इस साइड बे ऑफ बंगाल, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। तो अगर मैं आप लोगों को वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ये वाली लाइन है किसको दर्शा रही है, वेस्टर्न घाट को दर्शा रही है। और ये वाली जो लाइन है किसको दर्शा रही है, ईस्टर्न घाट को दर्शा रही है। और बीच में जो मैं बिंदी बिंदी बनाया हूँ ग्रीन कलर से, वो किसको दर्शा रहे हैं, प्लेन को दर्शा रहे हैं, मैदान को। तो यही तटीय मैदान है जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं तटीय मैदान को। एक मिनट। तो आइए हम लोग देखते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन को। तो सबसे पहले आप लोग 2 चीजें समझ लीजिए, तट किसे कहते हैं। तो वैसा स्थल भाग जो समुद्र से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं, ठीक। और तट रेखा क्या होती है, तट रेखा। तट रेखा क्या होती है, तो ये जो तट रेखा होती है, ये भूमि को, स्थल भाग को सागर से अलग करने वाली क्या होती है, स्थलीय पट्टी होती है। ये देखिए पट्टी है ना, तो ये क्या होती है, सागर को स्थल से अलग करने वाली एक पट्टी होती है, जो क्या होती है, वाटर लेवल के, जल स्तर के ऊपर होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तट रेखा बोलते हैं। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, सामान्य इसी तरह समझ लीजिए
कि क्या होती है, भूमि को सागर से अलग करने वाली क्या होती है, स्थलीय पट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तटरेखा बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों का ये वाला साइड है, आप लोगों को लोकेशन पता ही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये वाला जो हम लोगों का एरिया है वेस्ट है, और इधर वाला जो एरिया है वो क्या है, ईस्ट है। तो इस साइड जिस मैदान का विकास हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, और इस साइड जिस मैदान का विकास हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जिस मैदान का विकास हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। और लगभग हुगली नदी से लेके पश्चिम बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक जिस मैदान का विकास हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है, पूर्वी तटीय मैदान। इन मैदानों के अलग अलग नाम भी हैं, उसको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये लगभग गुजरात से कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला हुआ है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है ये लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है, तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका निर्माण हुआ है वो उमज्जन, इमरजेंस तथा निमज्जन, सबमर्जेंस जैसी विवर्तनिक क्रिया से हुआ है। तो उमंजन और निमज्जन क्या होता है, निमज्जन मतलब जो स्थल भाग जल में क्या होता है, डूब जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निमज्जन बोलते हैं। और उन्मज्जन मतलब जो ऊपर उठ जाता है उसको उमज्जन बोलते हैं। इसके अलावा नदी व सागरों के निक्षेप से, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, तो इसका जल के साथ भी क्या है, मलबा गाद आते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, जमा होते हैं। इसके अलावा ये जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं यहाँ पर, ये नदियां भी अपने साथ क्या लाती हैं, कुछ न कुछ अवसाद बहा कर लाती ही हैं, वो भी यहाँ पर अवसाद जमा करती हैं। इसी से इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसके विकास में हम लोग देखते हैं कि विवर्तनिक क्रिया का भी योगदान है। आप लोगों को पता ही रहा होगा कि जब प्रायद्वीपीय भारत जो है मेडागास्कर के पास अफ्रीका से अलग हुआ तो ये क्या हुआ, आके यूरेशियाई प्लेट से टकराया। जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो ये जाके ऐसे क्या हो गया, इस तरह जाके उसके नीचे धंस गया, और नीचे धंस गया तो संतुलन बनाने के लिए क्या हुआ, नीचे आया, और नीचे आने के बाद ऐसे क्या किया, करवट लिया। जब करवट लिया तो एक बार इसका पूरब वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जलमग्न हो गया, और जब पश्चिम की तरफ करवट लिया तो अरब सागर में पश्चिमी घाट वाला हिस्सा जलमग्न हुआ। फिर इसी संतुलन बनाने के क्रम में इसका झुकाव क्या था, बंगाल की खाड़ी की तरफ अधिक रह गया है, जिसके कारण हम लोग ये भी देखते हैं कि अधिकांश जो है नदियां क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती हैं। तो इस तरह संतुलन बनाने के क्रम में एक बार ये वाला भाग जलमग्न हुआ, पूरब वाला, दूसरी बार पश्चिम वाला। इसी से उमज्जन तथा निमज्जन की क्रियाएं हुई, जिसके कारण इस तटीय मैदान का क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही साथ नदियां जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां थी उनके द्वारा भी, और सागरीय निक्षेप द्वारा भी क्या, सागरीय जल द्वारा भी निक्षेप जमा किया गया, जिसके कारण इस मैदानों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो अब आइए इस मैदान का हम लोग वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इस तटीय मैदान को हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। पहला क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न घाट प्लेन, और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत ये जो हम लोगों का क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे, इसको हम लोग मुख्य रूप से चार भागों में बांटकर देखेंगे। पहला हम लोग क्या देखेंगे, काठियावाड़ का मैदान,
काठियावाड़ का मैदान, दूसरा कोंकण का, तीसरा केनरा या कन्नड़ का, चौथा मालाबार। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग मैप में देखे होंगे, आपने पास मैप रखे होंगे तो इसको खोल लीजिएगा। ये वाला जो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है? खंभात की खाड़ी। इसको क्या बोला जाता है? खंभात की खाड़ी। इस तरफ याद कर लीजिएगा, क पहले आता है, ख बाद में आता है। तो ऊपर क्या है? कच्छ की खाड़ी, और नीचे क्या है? खंभात की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे जो कच्छ की खाड़ी है, ये वाला जो एरिया देखेंगे, यहीं पे एक प्लेस है सरोवर। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नल सरोवर। तो सरोवर से लेकर दमन तक, ये देखिए रेड पट्टी मैंने बनाई है ना, तो सरोवर से लेके कहां तक? दमन तक। ये जो मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। दमन से लेकर गोवा तक, देखिए ब्लू कलर से मैंने एक पट्टी बनाई है। दमन से लेकर कहां तक? गोवा तक। ये जो मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर देखिए इससे क्वेश्चन लोकेशन बेसी पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछ देगा दमन से गोवा तक के विस्तृत मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर आप लोग कर्नाटक में एक प्लेस देखेंगे, न्यू मंगलोर। यहाँ पे लिखा हूं मैं, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये इसी को दर्शा रही है। तो यहाँ पे जिस मैदान का विकास है, इसको केनरा या कनारा या कन्नड़ का मैदान कहते हैं। और न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी या केप कमोरिन, कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन कहा जाता है। तो न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो मैदान है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि ये जो हम लोगों का पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको 4 रूपों में हम लोग देखेंगे। पहला काठियावाड़, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सरोवर से लेके दमन तक। दूसरा कोंकण मैदान, दमन से लेके गोवा तक। तीसरा कन्नड़ का मैदान, गोवा से लेके न्यू मंगलोर तक। और चौथा मालाबार का मैदान। मुख्य रूप से देखिए जो रेड वाली पट्टी है, ये स्टेट आप लोगों को पता ही होगा कौन सा स्टेट है? केरल है। तो न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जिस मैदान का यहाँ पर विकास है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालाबार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत किसको किसको देखेंगे? आइए थोड़ा उस पर भी नजर डाल देते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले उत्तरी सरकार को देखेंगे, नॉर्थ सरकार को, उत्तरी सरकार को। दूसरा उत्कल तट को, उत्कल तट को। तीसरा आंध्र तटी को, आंध्र तटीय मैदान को। चौथा कोरोमंडल, कोरोमंडल को। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हम लोग देखते हैं कि जो मैदान विस्तृत है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के सहारे, उसको क्या नाम दिया गया है? उत्तरी सरकार। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि एक नदी है, हुगली नदी। ये देखिए मैं बनाया भी हूं। तो हुगली से लेके महानदी तक, हुगली नदी से लेकर महानदी तक जो मैदान है, उसको क्या बोला जाता है? उत्कल का। उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा को आप लोग राष्ट्रगान में भी देखेंगे, उत्कल नाम आता है। तो उत्कल वाला जो, उत्कल का जो मैदान है, वो कहां से कहां तक है? हुगली से लेकर महानदी तक। आंध्र तटीय मैदान जो है, महानदी से गोदावरी तक। और जो कोरोमंडल है, वो कहां से है? कावेरी से लेकर कन्याकुमारी
कुमारी तक, जो कावेरी से कन्याकुमारी तक मैदान विस्तृत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। चाहे तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ये क्या हो गया? कोरोमंडल। कोरोमंडल। और ये गोदावरी से लेके कावेरी तक ये क्या हो गया? आंध्र तटीय मैदान हो गया। और ये क्या हो गया? महानदी से गोदावरी तक उत्कल तटीय मैदान हो गया। और ये वाला क्या हो गया? महानदी से हुगली तक उत्तरी सरकार। ये क्या हो गया? उत्तरी सरकार। तो हम लोग पूर्वी घाट के अंतर्गत इन मैदानों का अध्ययन करेंगे तथा पश्चिमी घाट के अंतर्गत इन मैदानों का अध्ययन करेंगे। तो एक एक को हम लोग थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? काठियावाड़ तटीय मैदान को। अब तक आप लोगों को मैप में क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले इसको किस राज्य में लिखेंगे? गुजरात। साथ साथ लिखते चलिएगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? सरोवर से। विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? सरोवर से दमन तक। विस्तार सरोवर से दमन तक। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से है? मैप में आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसका पुराना नाम क्या है? कांडला। इसका पुराना नाम क्या है? कांडला। यहाँ के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जामनगर, ये सब इसी मैदान में स्थित हैं। इसके अलावा आप लोग एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर नमक की अधिक खेती की जाती है। ये जो तटीय मैदान है, काठियावाड़ वाला मैदान है, यहाँ पर किसकी अधिक खेती की जाती है? नमक की बड़ी मात्रा में क्या की जाती है? खेती या उत्पादन किया जाता है। तो इसको भी चाहे तो लिख लीजिएगा, नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन। इसके अलावा ये जो आप लोगों को पता होगा, इसका ये पूर्वी भाग है। और ये जो पूर्वी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जब माउंटेन में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो बताया था कि यहाँ पे एक गिरनार पर्वत है। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक गिरनार अभिलेख है जो रुद्रदामन का है, जिसको जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहीं पे क्या है? सौराष्ट्र प्रांत है। और यहाँ की जो मिट्टी है, ये दक्कन का जो लावा है इसी का विस्तार हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि दक्कन का लावा है, मतलब दक्कन में ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी जिससे क्या हुआ था? लावा निकला था। और वही लावा क्या हुआ? इस एरिया में भी फैल गया। जब इस एरिया में फैल गया तो उससे किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों का। और उसके अपक्षय और अपरदन से क्या हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जब यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है तो यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। यहाँ पे सॉइल कैसी है? ब्लैक है, काली मिट्टी। और जब काली मिट्टी है तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि कपास और मूंगफली की अच्छी खेती की जाती है। तो इस एरिया में कपास, मूंगफली, इन सब की क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब आइए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, कोंकण तट। दूसरा कौन सा तट है? कोंकण तट है। कोंकण तट ये कहां से कहां तक है?
दमन से गोवा तक। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप लोग? राज्यों में कौन से राज्य आ जाएंगे? महाराष्ट्र और गोवा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। तो राज्य में क्या लिखेंगे आप लोग? महाराष्ट्र और गोवा। कोकण तटीय मैदान का जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक है? दमन से गोवा। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र है और गोवा खुद ही स्टेट है। तो महाराष्ट्र और गोवा में। और क्या कहते हैं, यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है कौन सा है? मुंबई। यहाँ का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई। इसके अलावा और कौन कौन से बंदरगाह है? वास्को डी गामा। यहाँ का और प्रमुख बंदरगाह कौन है? वास्को डी गामा। इसको और किस नाम से जाना जाता है? मार्मा गोवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसी कोंकण तट में ही है। इसके अलावा प्रमुख शहर में कौन कौन से आ जाएंगे? रत्नागिरी और मालबन। ये प्रमुख नगर है जो इसी क्षेत्र में क्या है? स्थित है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है कि ये जो कोंकण तट है ये छिन्न भिन्न है। छिन्न भिन्न मतलब कटा फटा हुआ है, बहुत अधिक दंतुरित है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर हो जाती है। जब वर्षा 200 सेंटीमीटर हो जाती है तो यहाँ पे आम, काजू, चावल, इसकी क्या की जाती है? अच्छी खेती की जाती है। इसके अलावा ये बहुत अधिक दंतुरित और कटा फटा है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है वो इस तरह खड़ा है एकदम। जब इस तरह खड़ा है तो यहाँ से नदियां बहुत तेज वेग से आती हैं, तीव्र वेग से आती हैं और तीव्र वेग से आके अरब सागर में चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा का विकास नहीं हो पाता है। किसका विकास होता है? एस्चुरी का विकास होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एस्चुरी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगला जो है हम लोगों का कौन सा है? कनारा तट या कन्नड़ तट। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब आइए हम लोग तीसरा जो है कनारा या कन्नड़ तट को देख लेते हैं। तो इसका विस्तार मैं आप लोगों को बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक। कहाँ से कहाँ तक? गोवा से न्यू मंगलोर तक। यहाँ पे आप लोग अगर लोकेशन से परिचित होंगे तो पता होगा कौन सा स्टेट है? कर्नाटक है। तो इस कनारा तट का क्या है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो अगर एग्जाम में देखा जाए तो आप कोंकण तट के अंतर्गत भी इसको दिखा सकते हैं। तो लेकिन हम लोग इसको अलग करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि गोवा से न्यू मंगलोर तक जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह वो न्यू मंगलोर ही है। कौन सा है? न्यू मंगलोर है। और यह एक क्या है? संकीर्ण तट है। संकीर्ण मतलब दबा हुआ। यहाँ पे देखिए क्या है? एकदम दबा हुआ है कि नहीं? सटा हुआ। मतलब यहाँ पे इसका विस्तार बहुत कम है। इसका जो चौड़ाई है यहाँ पे क्या है? बहुत कम है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यह एक संकीर्ण तट है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि ये जो कर्नाटक वाला एरिया है, जब हम लोग प्लेटूस पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे किस क्रम की चट्टाने हैं? धारवाड़ क्रम की ही चट्टाने हैं। तो ये जो है उसी के अवसाद के रूप में फैला हुआ है। इसलिए यहाँ पे लौह अयस्क की भी क्या होती है? बहुत अधिक प्राप्ति होती है। आप लोग देखे होंगे कि कुंद्रेमुख यहाँ की क्या थी? लौह अयस्क की खान थी। तो इस एरिया में क्या है? लौह अयस्क भी भारी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। अगला हम लोगों का कौन सा तट है? मालाबार। कौन सा है? मालाबार। तो चौथा हम लोग किसको देख लेते हैं? मालाबार को। मालाबार को देख लेते हैं। तो मालाबार जो है इसका विस्तार देखिए। यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा राज्य है जो रेड कलर वाला मैं दिखाया हूँ? केरल है।
तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पर है, केरल में है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक। न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, इसको जरूर याद रखिएगा। इतिहास में पढ़ेंगे आप लोग तो मालाबार रिवोल्ट भी हुआ था। तो ये जो मालाबार तट है ये क्या है, ये उमज्जित है। मैं आप लोगों को बताया था कि उमज्जन और निमज्जन की क्रिया द्वारा भी हम लोगों के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो जो हम लोगों का पश्चिमी तटीय मैदान है उसका निर्माण किसके कारण हुआ है, निमज्जन के कारण हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को एक्सेप्शन देखने को मिलता है, अपवाद मालाबार तट के पास। इसका निर्माण किसके कारण हुआ है, निमज्जन के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज लिख सकते हैं कि इसका तट कैसा है, इसका तट क्या है, उमज्जित है। इसका तट कैसा है, उमज्जित है, उमज्जित तट है। इसके अलावा यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, कोच्चि। आप लोगों को पता ही होगा, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। तो यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, कोच्चि है, कोच्चि है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बड़ी बड़ी लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें क्या होती हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ये स्थल भाग है और ये क्या है, समुद्र भाग है। ये वाला समुद्र भाग है। तो समुद्र का जल क्या होता है, स्थल के अंदर चला जाता है, और ये जो समुद्र का जल है स्थल के अंदर चला गया है। और यहाँ पे क्या है, इसका मुख है। और जब समुद्र के अवसादीकरण द्वारा इस मुख को बंद कर दिया जाता है तो इसी से किसका विकास होता है, लैगून झीलों का विकास होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रमुख लैगून झीलें पाई जाती हैं, लैगून पाए जाते हैं। लैगून झील कौन कौन सी हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अष्टमुडी और बेम्बनाद। कभी कभी डायरेक्ट पूछ दी जाती हैं कि ये झीलें अष्टमुडी या बेम्बनाड झीलें कहाँ पर हैं, केरल में है। कैसी झील है, लैगून झील है। लैगून मतलब ये क्या है, सागरीय जल का ही हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे पश्च जल पाए जाते हैं, जो पीछे हट जाते हैं जल, समुद्री जल, उसको पश्च जल बोला जाता है। तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कयाल। कयाल क्या होते हैं, पश्च जल होते हैं। कैसे जल होते हैं, पश्च जल होते हैं, बैक वाटर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, मालाबार तट पे अगर आप लोग वर्षा देखेंगे तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। और यहाँ पे जब 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो यहाँ पे किस किस चीज की खेती की जाती है, सुपारी की। इसके अलावा गरम मसाला, आप लोग देखे होंगे कार्डमम हिल्स भी है, गरम मसाले की अधिक खेती की जाती है। इसके अलावा रबर की, इसके अलावा नारियल की, केले की, चावल, आम। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मालाबार वाला तट है इस पे सुपारी, गरम मसाला, रबर, नारियल, केला, चावल और आम की क्या की जाती है, खेती की जाती है। इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मालाबार तट के बारे में है। मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या देखे, आइए एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं कि सरोवर से लेके दमन तक जो मैदान विस्तृत है उसको काठियावाड़ कहते हैं। दमन से लेके गोवा तक कोंकण के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेके न्यू मंगलोर तक किस नाम से जाना जाता है, केनारा या कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक जिस मैदान का विकास है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोगों को मुख्य रूप से दो लैगून झीलें देखने को मिलती हैं जो अष्टमुडी और बेम्बनाड हैं।
यहाँ पे कयाल पश्च जल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुपारी, नारियल, केला, चाय, आम, गरम मसाला, रबर की क्या की जाती है, खेती की जाती है। इतनी जानकारी किसके बारे में है, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में है। अब आइए हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत हम लोग 4 भागों में पूर्वी तटीय मैदान को बांट कर देखेंगे। पहला उत्तरी सरकार, जो हम लोगों का पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। दूसरा उत्कल तट, जो उड़ीसा वाला है। तीसरा आंध्र तटीय मैदान, जो आंध्र प्रदेश वाला है। और चौथा कोरोमंडल, जो तमिलनाडु वाला एरिया है। तो पहला हम लोग देखते हैं किसको, उत्तरी सरकार को। उत्तरी सरकार को, उत्तरी सरकार ये मुख्य रूप से कहां पर है? अगर डायरेक्ट स्टेट पूछ दिया जाएगा आप लोगों से तो इसको क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल। क्या बताएंगे, वेस्ट बंगाल। और कुछ उड़ीसा का भी हिस्सा है। नदी के अनुसार ही ये पूछा जाएगा अगर आप लोगों से। ये जो देखिए पूर्वी तटीय मैदान है, इसका विभाजन जो है मुख्य रूप से नदियों और झीलों के आधार पे किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हुगली से महानदी तक जिस मैदान का विस्तार है उसको किस नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से। तो इसका हम लोग विस्तार कहां से कहां तक दिखाएंगे, हुगली से महानदी तक। आप लोगों को पता होगा हुगली वेस्ट बंगाल में और महानदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, उड़ीसा में। यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, हल्दिया है। यहाँ का मेन पोर्ट कौन सा है, हल्दिया है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा किसको, उत्कल तट को। उत्कल तट को, उत्कल तट उड़ीसा वाला एरिया, महानदी से गोदावरी के बीच। तो उत्कल तट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहां से कहां तक है, महानदी से गोदावरी तक। महानदी से गोदावरी तक। अगर झीलों के अनुसार देखेंगे तो उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का। चिल्का झील से कहां तक, कोलेरू झील तक। कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह, मेन पोर्ट कौन सा है, प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पारादीप। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, पारादीप। आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है, उड़ीसा में। मैप में इसका लोकेशन देख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए तीसरा हम लोग देखते हैं आंध्र तटीय मैदान। आंध्र तटीय मैदान गोदावरी से कावेरी नदी तक। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट रेखा से और पश्चिमी घाट, पूर्वी तट रेखा और पूर्वी घाट पर्वत के बीच जिस मैदान का विकास है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट के मैदान के नाम से जानते हैं। और उसमें का गोदावरी और कावेरी नदी के बीच जो मैदान है उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, आंध्र तटीय मैदान के नाम से जानेंगे। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा, गोदावरी से, गोदावरी टू कावेरी रिवर, गोदावरी से कावेरी नदी तक। झील के अनुसार देखेंगे आप लोग तो कोलेरू, कोलेरू से पुलिकट झील तक। कहां से कहां तक, कोलेरू से पुलिकट झील तक। कोलेरू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे आप लोग। कोलेरू भी कैसी झील थी, लैगून झील थी। एक कैसी झील है, मुख्य रूप से लैगून झील है। लेकिन गोदावरी डेल्टा का क्या हुआ, धीरे धीरे विस्तार हुआ। गोदावरी नदी द्वारा जो अवसाद लाए जा रहे थे, धीरे धीरे अवसाद गाद मलबा बहाकर, उससे गोदावरी के डेल्टा का क्या हुआ, विस्तार हुआ। जब गोदावरी के डेल्टा का विस्तार हुआ जिसके कारण क्या हुआ, यह अंतः भाग में चली गई। जब ये अंतः भाग में चली गई जिससे वहां पे क्या हो गया, स्वच्छ पानी के झील के रूप में बदल गई।
जिससे क्या हो गई, स्वच्छ पानी के झील के रूप में बदल गई। ये गोदावरी रिवर हो गई। अब यहाँ पे इसके डेल्टा का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। जब डेल्टा का विस्तार होने लगा तो ये स्थल भाग का विकास होने लगा, और इस कोलेरू झील क्या हो गई, स्थल भाग के अंदर आ गई पूरी तरह से, जिससे यहाँ का जल धीरे धीरे क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। अगर मूल संरचना में पूछा जाएगा तो एक ऐसी झील है, लैगून झील है, लेकिन वर्तमान में लैगून नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहीं पर एक कैनाल पाई जाती है, बकिंघम कैनाल। कौन सी है, बकिंघम कैनाल। बकिंघम नहर कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो बकिंघम कैनाल है, एक कृष्णा को कावेरी से क्या करती है, जोड़ती है। कृष्णा नदी को कावेरी नदी से क्या करती है, जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। इस मैदान में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। अब अगला हम लोगों का जो तट है वो कौन सा है, कोरोमंडल। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोरोमंडल राज्य में किस राज्य में आ जाएगा, तमिलनाडु। इसका विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। कहां से कहां तक, कावेरी नदी से, कावेरी रिवर से कन्याकुमारी तक, कावेरी टू कन्याकुमारी। अगर लैक्स के अनुसार देखा जाएगा तो पुलिकट से कहां तक, कन्याकुमारी तक। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, एन्नौर, इनको मैप में देख लीजिएगा आप लोग। एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, यहाँ के महत्वपूर्ण क्या है, पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि दो बीच हैं, पुलिन। कौन कौन से, ट्रिप्लिकेन, ट्रिप्लिकेन और मरीना। मरीना बीच अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को पता होगा ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। तो ट्रिप्लिकेन और मरीना बीच यहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि जो कावेरी का डेल्टा है ये क्या है, काफी उपजाऊ है। ये जो कावेरी नदी का डेल्टा है ये क्या है, काफी उपजाऊ है, और इसलिए इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत का गौरव भी बोला जाता है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तटों को भी देख लेते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं वेरावल तट। कौन सा है, वेरावल तट। कहां पर है, किसी को पता है, वेरावल तट जो है ये कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक टेम्पल है। बता सकते हैं कौन सा टेम्पल है, यहाँ पे एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है, सोमनाथ। कौन सा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, यही वेरावल तट पर ही है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण तट कौन सा है, अलीबाग। अलीबाग ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तीसरा अंगोदा तट। अंगोदा तट ये कहाँ पर है, गोवा में। चौथा अशोका तट। अशोका तट ये कहाँ पर है,
केरल में। 5वां मरीना तट। अभी मैं इसको बताया भी था आप लोगों को। मरीना तट कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई में। इसकी विशेषता क्या है? भारत का सबसे लंबा बीच है। भारत का सबसे लंबा बीच है। अगला कौन सा है? ऋषिकोंडा। छठा कौन सा है? छठा ऋषिकोंडा। ऋषिकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एपी में लिख दे रहा हूं। अगला कौन सा है? गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। गोपालपुर तट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण तट कौन सा है? कोणार्क। कोणार्क ये कहां पर है? उड़ीसा में। यहां पर भी एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? सूर्य मंदिर है। किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा आप लोग कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। तो कोणार्क तट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला एक महत्वपूर्ण तट है फ्रेजरगंज। कौन सा? फ्रेजरगंज। फ्रेजरगंज। फ्रेजरगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा एक और बीच है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। पियरा डी कैसीनो। पियरा डो कैसीनो या डी कैसीनो याद रखिएगा आप लोग। ये कहाँ पर है? ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में। इसकी विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे लंबा बीच है। विश्व का सबसे लंबा बीच। भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा था? मरीना, चेन्नई के पास जो था। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तट थे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी जानकारियां भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तटीय मैदान और अन्य महत्वपूर्ण तटों से संबंधित थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। थैंक यू।